कल हमारी आम की चर्चा पर्यावरण जागरूकता एवं प्रबंधन पर हो रही थी। उसी के आगे उसी में एक चैप्टर में एक टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण। संरक्षण शब्द अंग्रेजी में कंजर्वेशन, लैटिन भाषा के कोन अर्थात टुगेदर, टुगेदर मीन्स साथ, तथा सर्वेयर अर्थात रक्षा से बना है, जिसका अर्थ है सुरक्षा या संरक्षण। अर्थात संरक्षण एक ऐसा प्रयास है जिससे प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से परिरक्षण करना, नवीनीकरण करना, जिससे हम अपने इस प्राकृतिक वातावरण को एक अच्छे ढंग से संरक्षण दे सकें। संरक्षण का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि संसाधनों के उपयोगों को रोक दिया जाए, बल्कि उनका उचित एवं आवश्यक उपयोग ही संरक्षण है, जिसके माध्यम से हम न केवल वर्तमान में उसका उपयोग कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में भी उसके उपयोग अस्वस्थ हो सकते हैं। संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए एक त्याग होता है, क्योंकि अच्छे संरक्षण का आशय है किसी संसाधन के ऐसे उपाय से है जिससे मानव जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति सर्वोत्तम ढंग से हो सके। क्योंकि संरक्षण शब्द का प्रयोग मुख्यतः पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी अध्ययन में किया जाता है। मानव अनादिकाल से ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तथा उपभोग करता आ रहा है और आज भी कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। हम जानते हैं कि निरंतर उपयोग से किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ की कमी हो जाना अथवा समाप्त हो जाना एक स्वाभाविक क्रिया है। यदि उसका पुनः निर्माण नहीं हो रहा है तो अंत उसका निश्चित रूप से अवश्य है। यही नहीं बल्कि कुछ संसाधनों का अनियमित और अवैज्ञानिक शोषण प्राकृतिक संतुलन में भी व्यवधान उत्पन्न कर दे रहा है। प्रकृति हमें अनेक संसाधन प्रदान करती है, किंतु उनका यथोचित उपयोग नहीं किया गया तो न केवल विकास की गति रुक जाएगी, अपितु हमारी भावी पीढ़ी भविष्य भी उसका अंधकारमय हो जाएगा। प्रारंभ में हमारे मस्तिष्क में यह बात नहीं आई, क्योंकि उस समय संसाधनों का उपयोग कम मात्रा में होता था, परंतु वर्तमान समय में संरक्षण की आवश्यकता का सबसे बड़ा मूल कारण है तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ती मांग। दूसरा है पर्यावरणीय प्रदूषण एवं उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग, यानी ये जो चीज़ें हैं इनको हम अपनी आवश्यकता से अधिक उपयोग कर रहे हैं। जैसे हमारा आपकी उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले ये करें कि संसाधनों का हम उचित उपयोग करें, अर्थात जितनी हमको आवश्यकता है उतना ही उसका हम प्रयोग करें। अनावश्यक किसी भी वस्तु का उपयोग करना दुरुपयोग के बराबर होता है, जो न केवल वर्तमान के लिए अपितु भविष्य को भी दृष्टिगत रखते हुए ये हम सब भारतीयों का नैतिक दायित्व है कि विभिन्न साधनों को विनाश से बचाना है, अर्थात उसका हम सब लोग मिल करके उसका परिरक्षण करें, जो संरक्षण का महत्वपूर्ण तथ्य है। आइए हम आपको कुछ बिंदुओं के माध्यम से इनके उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, जिससे मानव एवं प्रकृति में सामंजस्य बना रहे और पारिस्थितिकी तंत्र हमारा संतुलित रहे। इसके लिए हमको कुछ कार्य करने चाहिए। नंबर 1, वायुमंडल संरक्षण, अर्थात
वायु में प्रदूषण पर पूर्णतः नियंत्रण हमें आपको करना है। ओजोन परत का स्तर बनाए रखने में हमारी आप सभी लोगों की सहयोग होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन का हमें ध्यान रखना होना चाहिए। जल प्रदूषण को रोकना चाहिए, जिसमें जल का हम उचित उपयोग करें। यदि हमको उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसमें अनावश्यक जल का दुरुपयोग हमारे आप सभी लोगों के द्वारा नहीं होना चाहिए। मृदा संरक्षण, वन एवं प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि प्राकृतिक वातावरण की हम रक्षा करें, उसे संतुलित बनाने में अपना योगदान दें एवं मानव उपयोगी बनाए रखने के लिए, जैसे हमारे आप के पास बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, जैसे बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, भूकंप हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, अम्ल वर्षा है, न केवल भविष्य में बल्कि वर्तमान में भी मानव जीवन के अस्तित्व के लिए खतरनाक हो सकती हैं, जैसा कि विश्व के अनेक भागों में हो रहा है। जैसे अभी आप देखा कि एक अदृश्य स्वाइन फ्लू की वजह से पूरा विश्व परेशान है। इसकी दवा नहीं है, यानी हमारा विज्ञान इसमें फेल है, तो इसलिए चारों तरफ तबाही मची हुई है। ये प्रकृति में गर्मी का समय है तो बरसात हो रही है, तो ये पर्यावरण असंतुलन है, क्योंकि हम सभी लोग मिलकर के विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को रोकें, प्राकृतिक संसाधनों का हम विवेकपूर्ण ढंग से इसका प्रयोग करें, जितने लंबे समय तक उसका उपयोग हम कर सकें। निश्चित क्षेत्रों में कुछ आर्थिक क्रियाएं, जैसे वनों को काटना, जानवरों का शिकार करना, अनियंत्रित खनन, इन सब पर रोक लगनी चाहिए। नवीनीकरण संसाधनों का उचित उपयोग हो। अनवीनीकरण संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि उनको पुनः प्राप्त करना संभव प्रकृति से नहीं है, तो उसको बचाए रखना ही हम सबकी एक बुद्धिमानी होती है। भूमि का उचित संरक्षण दें। वास्तव में संरक्षण प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग के बारे में हमें निर्देश देता है कि यह एक कार्य योजनाबद्ध ढंग से संभव है, जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय स्तर पर किया जा सकता है, परंतु इसकी सफलता संपूर्ण रूप से मानव समुदाय पर निर्भर करती है। अगर हम अपने अस्तित्व को बचाना है तो संरक्षण के प्रयत्न को अपने जीवन का एक अनिवार्य घटक बना लेना होगा, क्योंकि इसके लिए हमारे आपके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, क्षेत्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय स्तर में जो पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जो प्रयास हो रहे हैं, उनमें से कुछ की चर्चा हम आपके सामने करते हैं। सबसे पहले जो राष्ट्रीय संदर्भ में हम आपसे करेंगे, पर्यावरण नियोजन तथा समन्वय समिति, इसको शार्ट फॉर्म में भी NCEOC कहते हैं। हमारे देश में पर्यावरण सुधार को महत्व देने के लिए और इसको सही का दिशा देने का कार्य स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बाद से ही प्रारंभ हो गया था। 1972 के फरवरी माह में पर्यावरण नियोजन तथा समन्वय समिति का गठन किया गया, जिसके मुख्य कार्य थे पर्यावरण समस्याओं को पहचानना और उनका समाधान ढूंढना, उन कार्यक्रम एवं नीतियों की समीक्षा करना जिससे हमारे पर्यावरण का संरक्षण हम सबके द्वारा प्रदान किया जाए। दूसरा इसमें आता है पर्यावरण विभाग की स्थापना, इसको शॉर्ट फॉर्म में DOC कहते हैं। सन 1980 में भारत सरकार ने एक पृथक पर्यावरण विभाग की स्थापना की,
जो पर्यावरण नियोजन और समन्वय हेतु केंद्रीय ढांचे का प्रमुख बिंदु है। और इसी वर्ष वन संरक्षण अधिनियम भी बना दिया गया। अब 1981 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई, जो गंगा नदी में मानवीय गतिविधियों के प्रभावों तथा संरक्षण कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी है। दूसरा उन्होंने बनाया दिसंबर 1985 में जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय पारिस्थितिकी व पर्यावरण विज्ञान शिक्षण सेमिनार में प्रथम बार इस तथ्य पर विचार किया गया कि पर्यावरण विज्ञान, प्रदूषण इत्यादि मात्र उच्च शिक्षा अनुसंधान के ही विषय न रहें, मतलब इस पर शोध ही ना हो, बल्कि लोग इसको व्यापक दृष्टिकोण से प्रत्येक भारत देश का नागरिक अपनी प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के भी स्तरों में और जनमानस में भी इसकी चेतना लाई जाए, जिससे हमारे पर्यावरण को एक उचित संरक्षण मिल सके। सन 1986 में पर्यावरण सुधार और संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण एक अधिनियम बना दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदूषण उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों पर कठोर दंड का प्राविधान कर दिया गया। सन 1992 में राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था का भी विकास कर दिया गया। उसके बाद पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीव विभाग का गठन किया। सन 1985 में पर्यावरण वानिकी तथा वन्य जीवन विभाग का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों का अवलोकन करना और उसका आकलन करना कि आखिर कहाँ से ये प्रदूषण आ रहा है, इसमें हमारे द्वारा कौन सा ऐसा कार्य किया जाए जिससे इसका समुचित उपाय हो सके। प्रदूषण के प्रभावित क्षेत्रों का संरक्षण और परामर्श और कार्यक्रमों का विवरण, मतलब जहाँ जहाँ से प्रदूषण ज़्यादा आ रहा है उसके लिए हमको क्या करना चाहिए और कैसे उसका हम कार्य करें जिससे प्रदूषण का क्रियान्वयन कम से कम हो। प्रदूषण के विभिन्न कारकों के संबंधित जानकारियों का हम अपने देश के पवित्र मंदिर यानी संसद में इस बात तक पहुंचाएं। विभिन्न विकास योजनाओं के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का हमारा मूल्यांकन हो कि हम बहुत डेवलप कर रहे हैं लेकिन उसका पर्यावरण पर कितना लाभ होगा या हानि होगा। पर्यावरण संरक्षण संबंधी अनुसंधानों को हमें बढ़ावा देना होगा। लोगों के जनमानस में पर्यावरण संचेतना जागृत करने के लिए हम शिक्षा सूचनाओं का मुक्त प्रवाह और प्रसारण के माध्यमों से लोगों में एक जागरूकता के कार्यक्रम फैलाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा का हम एक अच्छा प्रबंध करेंगे और समय समय पर बनाई गई पर्यावरण नीतियों, कार्यक्रमों तथा कानूनों का सफल क्रियान्वयन करना भी एक नैतिक दायित्व होगा। सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी परियोजनाओं का भी हमें प्रारंभ करना होगा।